डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा का ऐलान हो गया और उसी आधार पर उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ऐसे देखा जाए तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी को बैकफुट पर रहना चाहिए था, लेकिन इस घटना से राहुल गांधी और मजबूत हो गए हैं। उनकी पार्टी कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी राहुल गांधी के आगे मजबूर नजर आ रही है। बीजेपी राहुल गांधी पर कई तरह से हमले करके देख चुकी है, लेकिन उसका कोई भी वार ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी को झुका सके, दबा सके। आज राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह सवालों के जवाब दिए, जिस तरह ऐलान किया कि चाहे जो हो जाए वो अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाना नहीं छोड़ेंगे। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मोदी ही अडानी है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खासकर अडानी के मसले पे, मोदी अडानी के संबंध के बारे में, बीजेपी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे वो अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए जरा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो यहां साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ही अदानी हैं। ये बहुत बड़ी बात, और ये बात पहले भी कहते आए हैं, और अदानी के मामले पर राहुल गांधी चुप नहीं रहने वाले हैं। और आज एक बार फिर राहुल गांधी ने खुलकर पत्रकारों को भी कह दिया कि वे बीजेपी के लिए काम करते हैं। राहुल ने एक पत्रकार को एक्सपोज करते हुए कहा कि हवा निकल गई। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। तो साफ साफ एक्चुअली हुआ ये कि एक न्यूज चैनल का एक पत्रकार ये सवाल जब कर रहा था, उसी न्यूज चैनल के 2 पत्रकार सेम सवाल पहले कर चुके थे। और सवाल ये था कि ये जो मामला है, आपने इस मसले पे, यानी कि आपने मोदी चोर वाला जो मामला है जिसमें कि इनको कन्विक्शन हुआ है राहुल गांधी को, उस मामले को ओबीसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर क्या कहना है? आपने क्या ओबीसी, सारे जितने ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको गाली दी है, उनका अपमान किया है? ये सवाल पहले भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया। और यहां यह प्रतीत होता है, यह दिखाई देता है
कि ये तीनों जो सवाल थे एक ही मीडिया संस्थान से पूछे गए थे। तो ये जो तीसरा वाला बंदा था उसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया और अपनी बात रख दी और बाद में उन्होंने कहा, देखा। खैर, जो कुछ कहा आपने सुना। तो राहुल गांधी के इस बयान से साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अब उन्होंने अपनी लकीर काफी लंबी कर ली है। दरअसल राहुल राजनीति का कबीराना अंदाज दिखा रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि जो घर फूंके आप नौ चले हमारे साथ। यानी राहुल को अब किसी नुकसान की परवाह नहीं है और देश के लोकतंत्र के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। जरा सुनिए लोकतंत्र पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर यह सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। तो मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, ये कहते हुए यहां आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का तेवर गजब का था और साफ साफ पत्रकार हो, चाहे बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, सबके बारे में उन्होंने खुल के अपनी बात रखी और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं इस पर भी राहुल गांधी यहां बोलते हुए नजर आए। दरअसल जिसे अपनी जिंदगी का डर भी न रहे उसे डराना सबसे मुश्किल काम होता है दोस्तों। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से विपक्षी एकता पर भी सवाल पूछे गए। राहुल ने कहा कि मैं विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं, सरकार ने हमें हथियार थमा दिया है। बहुत बड़ी बात। जब पूछा गया कि विपक्षी जो हैं, कई विपक्षी दल आपके साथ आए, आपके समर्थन में उन्होंने अपनी बात रखी, जैसे अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव और अखिलेश यादव, ये 4 ऐसे विपक्षी नेता हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाने की बात कह रहे थे, लेकिन ये भी कल राहुल गांधी के साथ नजर आए। तो इस पर उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार ने हथियार थमा दिया है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे विपक्षी एकता पर। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। तो साफ साफ यहां खुलकर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी की बीजेपी के लोगों के मन में यह है कि देश ही अडानी है और अडानी ही देश है। बहुत बड़ी बात। और उधर इससे पहले आपने सुन लिया कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी हैं।
तो बहुत कुछ यहां, और सीधा हमला 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, ये भी सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। सीधा हमला राहुल गांधी करते हुए नजर आए, और उधर बीजेपी फिलहाल इसी नाकाम कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह राहुल गांधी के बढ़ते कदम को रोक लिया जाए। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी को देश विरोधी, मीर जाफर, जमानत पर छूटा सजा याफ्ता मुजरिम, न जाने क्या क्या कहा। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी बीजेपी के लिए निकृष्ट व्यक्ति हैं, किसी लायक नहीं हैं, तो फिर बीजेपी उन पर इतना वक्त क्यों जाया कर रही है, क्यों इतना समय खर्च कर रही है? क्यों आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तुरंत बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी की कही बातें काटने के लिए आना पड़ा? क्यों उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? उन्होंने राहुल गांधी को झूठ बोलने का आदी बताया। अगर राहुल झूठे हैं तो बीजेपी उन पर इसके लिए मुकदमा क्यों नहीं कर सकती है? इसके लिए भी मुकदमा कर दे, जैसे एक मुकदमा करके 2 साल की सजा आपने सुनवा दी। लेकिन बीजेपी तो इसी इंतजार में बैठी दिखती है कि राहुल गांधी कुछ बोले और वो उसे मुद्दा बनाए। क्या देश के 1 दर्जन राज्यों में शासन कर रही और पिछले 9 सालों से देश पर राज कर रही बीजेपी के पास और कोई मुद्दे ही नहीं बचे हैं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच जाए? या उसे डर है कि इस बार बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ गई है जहां उसके पैर अपने ही फैलाए हुए कीचड़ में फंस सकते हैं? क्या राहुल गांधी का घेराव करने से खुद फंसती जा रही है बीजेपी? एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी ने निकाल दी है अपने ही विरोधियों की हवा, बीजेपी की हवा? ये तमाम बातें आइए इस चर्चा में सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में 3 वरिष्ठ साथी हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ उधर भोपाल से जुड़े हुए हैं भारत शर्मा जी, और उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, मतलब मध्य प्रदेश से कहें तो भारत शर्मा जी, और छत्तीसगढ़ से हमारे साथी दीपक पाचपोर जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं। स्वागत और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस कार्यक्रम में। और आज शनिवार को दिन के 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे उसकी एक वानगी हम आपको 2, 3, 4 अलग अलग बाइट्स के जरिए सुनाने, समझाने, बताने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी के इस तेवर पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये 20 करोड़ रुपए राहुल गांधी पूरे आधे घंटे तक बोलते रहे। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये 20 करोड़ रुपए आए कहाँ से? भारत के की जो डिफेंस सर्विसेज हैं और उसमें जो पैसा लगा है, जो कंपनी, जो सर्विस जो है, ये जो कंपनी दे दी गई है, इसका काम दिया गया है अडानी की कंपनी को, इलारा आपको याद होगा, और उसको लेकर के भी वार करते हुए नजर आए। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप अगर सजा हो गई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, वायनाड का क्या होगा, इधर क्या होगा, बोले मैं उम्मीदों की बात नहीं सोचता, मैं अंदर रहूं यानी कि संसद में रहूं या संसद के बाहर रहूं, तपस्या कर रहा हूं और वही काम करूंगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। लेकिन हर लाइन, हर दूसरे लाइन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सीधा हमला करते हुए। किस रूप में आप देखते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? जो बात यहां राहुल गांधी रख रहे थे, 4 बाइट आपके सामने हम रख चुके हैं। रविशंकर प्रसाद जी अपने हिसाब में बोल रहे थे, उनकी बाइट नहीं सुना रहा हूं क्योंकि वो बातें वही हैं जो बातें यहां राहुल गांधी बोल रहे थे। उनकी बातों को काटने के लिए बीजेपी आती है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए राजीव जी, मैं तो ये सोच रहा था, इतने दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शायद ये सरकार बताए कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किसकी संस्तुति से मिली। सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि पता चले कि ये जो शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ जो राहुल गांधी ने कहा, ये किसका पैसा था। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि ये गौतम अडानी तो एक मास्क है, ये पैसा उनका है जो बहुत ज्यादा परेशान है सब गुजरातियों का, लेकिन उन गुजरातियों का नहीं है जो उस कंपनी के प्रोमोटर्स के नाम पे है, ये राहुल गांधी ने कहा। देखिए राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात और कही, अडानी जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, और राजीव जी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है बहुत कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में, आईटी में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसमें अगर आप 100 करोड़ लगाते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है बहुत कम, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मिलता है और धीरे धीरे डिप्रिसिएशन का फायदा आपको मिलता है, इसलिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये 20,000 करोड़ का कैश एक्रूवल्स आया कहां से? पहली बात तो ये है, एक्रूवल ज्यादा होता नहीं।
अगर कैश एक्रूवल भी होता है तो वो कंपनी का होता है, प्रमोटर का नहीं होता है। प्रमोटर को जो पैसा मिलता है केवल डिविडेंड से मिलता है, जिसको वो री इन्वेस्ट कर सकता है। तो 20,000 करोड़ आया कहां से, किसका पैसा है? ये मुझे लगता है नोटबंदी का पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, एक जो अटैक किया गया कि साहब बैकवर्ड्स पे एक प्रकार का अटैक किया है राहुल गांधी ने। देखिए, पहली बात तो यह है कि नीरव मोदी और जो ललित मोदी हैं वो बैकवर्ड नहीं है, पहली बात तो एक। दूसरी बात यह है, हम ब्राह्मण लोगों ने आज तक ये भी कभी नहीं कहा कि रावण को आप जलाते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। अरे रावण को इसलिए जलाते हैं कि रावण ने दुष्कर्म किया था, मैया सीता को ले गया था, हर के ले गया था, लक्ष्मण रेखा को पार किया था, इसलिए हम रावण के जलाने पे कोई बुरा नहीं मानते ब्राह्मण होने के बावजूद। अरे ठाकुर थे, दुर्योधन भी ठाकुर था, दुशासन भी ठाकुर था, कंस भी जो था वो यादव था। अरे जाति देखी जाती है दुष्टों की क्या? अरे जो चोरी करके देश का पैसा भागे हैं नीरव मोदी और ललित मोदी, वो बैकवर्ड पहली बात तो है नहीं। और अगर है भी बैकवर्ड, मैं कहता हूं दलित हैं, बैकवर्ड हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर, इससे क्या लेना देना? वो देश के लूट के भागे हैं और उनके जो लॉसेस थे उसको बैंक्स ने एनपीए की तरह उसको राइट ऑफ किया है, उसका एप्रोप्रिएशन किया है। तो असली मुद्दा यह है कि आप उसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात कहां से ले आए? अरे दोषी हैं तो दोषी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि आपने जो राहुल गांधी ने बड़ी स्पष्ट बात, आपने कहा कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप मुझे जेल 10 साल के लिए भेज दीजिए, आप मुझे 20 साल के लिए भेज दीजिए। प्रश्न जेल का नहीं है, क्योंकि ये लोग संघर्षशील परिवार है और इनके नाना दादा ने, परनाना ने जेलों के अंदर बहुत रहे हैं। इंदिरा गांधी के साथ जेल भेज के जो किया था मोरारजी भाई ने, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आपके सामने है। और राहुल गांधी ने एक और बात कह दी कि जो मैं 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं, मेरी यात्रा का कार्यक्रम दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वास्तविकता में जो बीजेपी है इतनी बुरी तरह से अपने जाल में उलझ गई है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अरे अगर स्टेटमेंट दिया था, और एक बात देखिए, वैसे तो आपके यहाँ कानूनी जानकार हैं, अगर एक घटना घटी है कर्नाटका में और उसका कॉग्निजेंस ले रहा है गुजरात का कोर्ट, तो गुजरात का कोर्ट नॉर्मली ये कहता है, जितनी मेरी जानकारी है, कि पुलिस से कहता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कहता है कि आप इसकी जानकारी कीजिए और जानकारी हमारे पास प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद चार्जशीट प्रस्तुत कीजिए, हम उसको एनालाइज करके अपना निर्णय देंगे। यहां पुलिस की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने कराया नहीं। जो व्हाट्सएप के डाटा मिले उसी वीडियो को देखकर यह भी नहीं देखा कि वो ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। क्या उन्होंने कहा था? क्या उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं? उन्होंने तो ये कहा था कि सारे मोदी चोर नहीं होते, लेकिन सारे चोर ज्यादातर मोदी और क्यों होते हैं, ये उन्होंने कहा। वास्तविकता में तो देखिए सही बात है कि बात कही जा सकती है ना। आपने किसी जात को, किसी धर्म को, किसी उपनाम को नहीं कहा, आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड को नहीं कहा, आपने केवल राहुल गांधी ने जो कहा उसका अगर विश्लेषण करता कोर्ट और ये देखता कि व्हाट्सएप के अंदर जो सूचना है उसका रीअफर्मेशन करा लेता, उसके बाद अपना निर्णय देता। लेकिन चलिए, कानून का हो गया। जहां तक मुझे जानकारी है और जहां तक कानून के सलाहकारों से मेरी बात हुई है, राहुल गांधी पे कोई दोष सिद्ध नहीं होगा। अमेरिका के एक सीनेटर ने खुलेआम कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, भारतीय मूल का वो सीनेटर है, कि भारत के अंदर देखिए, अब ये जो बार बार राहुल गांधी और आप लोग भी कहते हैं कि लोकतंत्र मृतप्राय हो गया है और मर गया है, मर ही नहीं गया है, वो उसकी 13वीं भी हो गई है, उसका श्राद्ध भी हो गया है। तो अब लोकतंत्र की बात तो हम लोग करना बंद कर दे। अब तो हम लोग तानाशाही के जीवन में जी रहे हैं। अडानी पे कार्रवाई नहीं होगी, किरण भाई पटेल पे कार्रवाई नहीं होगी, किरण भाई पटेल के साथ जो 2 लोग पकड़े गए थे उन पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से अगर स्लिप ऑफ टंग भी हो जाएगा और उसका मिस अप्रोप्रिएशन करके उनको 10 साल के लिए आप जेल भेज देंगे, तो हम लोग जो है पूरे तानाशाही युग में जी रहे हैं। और इसी को हमें स्वीकार करके हिटलर और मुसोलिनी में जैसे हुए जर्मन और इटालियंस जी रहे थे, उसी तरह से भारतीयों को जीने की अब आदत डालनी पड़ेगी, कम से कम 2024 तक। 2024 के बाद जो होगा, जनता जो करेगी उसके निर्णय को शिरोधार्य मानते हुए हम तानाशाही में जिएंगे या लोकतंत्र में जिएंगे, तब देखा जाएगा। जी, तानाशाही में जिएंगे या लोकतंत्र में जिएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी का जो ये केस है जिसमें 2 साल की सजा हुई है, पिछली दफ़ा जब परसों जब सज़ा हुई थी उस समय आपको याद होगा कि 3 बार उस बाइट को हमने आपके सामने पेश किया था, सुनाया था, और ये बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी ने वहाँ ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन फिर भी मीडिया के ज़रिए
और ऐसे भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस बात को लगातार गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी गिल्टी हैं और उन्होंने यहां पर गलत बयानी की है और इसके कारण अब इस पूरे नैरेटिव को ओबीसी के अपमान से सेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा था एग्जैक्टली फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं और बार बार रखूंगा, क्योंकि झूठ जो है उस पर अगर आप चुप हो जाएं तो फिर ये गलती आपकी भी होती है, यानी ये गलती मैं भी करूंगा और जितनी बार इस झूठ का पर्दाफाश हम करें उतना अच्छा होगा और उतनी बार हम इस बाइट को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि केस सब कुछ इसी पर बना हुआ है। और इस बाइट को सुनने के बाद आज जो कुछ राहुल गांधी ने बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अयोग्य घोषित होने के बाद संसद से, लोकसभा से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो जो बातें उन्होंने रखी वो तमाम बातें हम आपके सामने रख चुके हैं। सीधे उसके बाद आएंगे हमारे साथी रविकांत जी के पास में। कल बैठे थे रविकांत जी, लेकिन उनका वीडियो ऑफ था, थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम था, उनसे बात नहीं हो पाई थी। बहुत सारे साथी बोल भी रहे थे कि कहाँ चले गए, तो आज हम हमारे पास हैं और साथ में हैं और उनके कमेंट के लिए आएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने आखिर बोला क्या था जिस पर उनको 2 साल की सजा हो गई है। क्या यह सजा मुकर्रर होनी चाहिए थी? सजा का ऐलान होना चाहिए था उनके नाम पे? ये जरा आप ही, जनता की अदालत है, आप फैसला ले लीजिए, सुनिए जरा। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जो साफ है, बिल्कुल क्लियर है। यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो मोदी, नीरव मोदी, और नाम लेके कह रहे हैं, लेकिन जो केस किया है पूर्णेश मोदी, पूर्व मंत्री हैं गुजरात के, और कितनी जल्दी सब कुछ फटाफट, बिल्कुल मैगी की तरह 2 मिनट में, इंस्टेंट कॉफी, आजकल इंस्टेंट का जमाना भी है। क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? रविकांत जी का वीडियो शायद ऑफ हो गया, फिर से डाउन, कोई बात नहीं, रविकांत जी को फिर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन मीनू जैन जी, जी मीनू जी, आपकी प्रतिक्रिया आज, खासकर आज पे। जी, आज के ही बारे में देख लीजिए। जो आपने कहा है कि राजनीति का कबीराना अंदाज, बहुत सुंदर लाइन आपने कही, और ये कबीराना जो अंदाज है राहुल का, ये इनको खा जाएगा। और जो मुझे लगता है कि शायद इतिहास खुद को इस तरीके से दोहराएगा कि 77 जो है, सन 1977, वो फिर गुजरात से ही दोहराया जाएगा। याद होगा आपको कि 77 का जो भी कुछ आंदोलन वगैरह चला था, वो सारा उसका जेनेसिस गुजरात में था। वहां हॉस्टल में, एक हॉस्टल में मेस फीस बढ़ा दी गई थी, वहां छात्रों का आंदोलन हुआ, सरकार वहां की लोकल जो संभाल नहीं पाई, उसमें जयप्रकाश नारायण से उन्होंने गुहार लगाई छात्रों ने, और वो वहां पहुंचे, और उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सारा इतिहास है। तो आज फिर गुजरात की धरती से वो ही दोबारा से एक लपट उठी है। अब राहुल गांधी जो है, वो तो आज उनका जो तेवर था, उससे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये ठान के बैठे हुए हैं। और एक इसमें साथ में एक खबर ये भी है कि कल कांग्रेस का राजघाट पे संकल्प सत्याग्रह है, एक तरह का ये कह दीजिए कि मौन व्रत या अनशन या कुछ ऐसा एक प्रोग्राम है, सत्याग्रह है, संकल्प सत्याग्रह है। एक शुरुआत है ये बिगुल फूकने की, रणभेरी जो है इसकी, कांग्रेस के संघर्ष की और मोदी सरकार को एक्सपोज करने की, जिन मुद्दों से वो भाग रही है, अडानी से भाग रही है, तो वो अडानी से वो भाग नहीं पाएंगे। अब जो राहुल गांधी हैं, क्योंकि ये देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। तो एक राजनीतिज्ञ के जीवन में ये इससे बड़ा कोई चोट नहीं हो सकती उसके राजनीतिक करियर पे और उसके जीवन के ऊपर। तो राहुल गांधी वास्तव में एक बहुत जबरदस्त, एक संघर्षशील, जुझारू व्यक्ति के तौर पे उससे निकलेंगे, जो कि आज दिखाई भी दे रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
एक इसमें ओबीसी वाली बात जो है, मैं उस पर जरा सा आपके चैनल पे जरूर दर्शकों को की जानकारी के लिए थोड़ा सा जानना, उनके बढ़ाने के लिए 2-3 बातें कहना चाहूंगी। जो ये इन्होंने नया तरीका निकाला, नया एक लाए है शगुफा निकाल के, कि हम ये कहेंगे कि भाई मोदी जो है एक ओबीसी है और इन्होंने ओबीसी को, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। देखिए, मोदी जी का सरनेम मोदी है, लेकिन राहुल गांधी जिन मोदी का नाम ले रहे हैं उसमें नीरव मोदी है और ललित मोदी है। नीरव मोदी जैन है और जो ललित मोदी है वो बनिया है, वैश्य कम्युनिटी से आते हैं। वो नीरव मोदी जो है गुजरात के जैन हैं, वही उसी गुजरात में मोदी जी जैन हैं, जो कहा जाता है कि शायद तेली घांची कुछ ऐसा करके उनका है, उस कम्युनिटी से आते हैं। गुजरात में ही पारसी होते हैं, पारसी भी मोदी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन स्टेट में असल में तो ये जो जिसने भी ये सलाह दी है बड़ी बेवकूफाना सलाह दी है और उसको ले चल भी पड़ी है बीजेपी। देखिए, बीजेपी का जो प्रभाव क्षेत्र है उत्तर भारत, उस पे आप ऊपर से लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश में मोदी होते हैं क्या, हिमाचल में मोदी होते हैं क्या, पंजाब में मोदी होते हैं क्या, जम्मू कश्मीर में होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में मोदी होते हैं क्या, दक्षिण भारत में मोदी होते हैं क्या, बंगाल में होते हैं क्या? तो कौन से राज्य के ओबीसी को लुभाएंगे ये? वो कहे जो जिस भी राज्य में आप ये कहा जाएगा वहां वो कहेंगे भी हमारे यहाँ तो मोदी होते ही नहीं है, तो कौन सी ओबीसी की आप बात कर रहे हैं? और जहां होते हैं आपके गुजरात में, वहां आपके प्रभाव में है पूरा क्षेत्र। तो ये एक गलत, बिल्कुल गलत नैरेटिव जो 2-4 दिन में ही फुस हो जाएगा, हो सकता है कल तक ही फुस हो जाए और ये खुद ही विड्रॉ कर ले। तो ये एक खाली ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही एक अकेले ओबीसी है इस देश के अंदर। इसके अंदर मतलब जिसको कहा जाता है कि ओबीसी की एक बड़ी भारी संख्या है जिसके लिए जाति जनगणना की बात हो रही है, और जिस बात को ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके एक तरफ भूपेश बघेल और एक तरफ अशोक गहलोत बैठे थे, दोनों ओबीसी हैं। तो कहां है कांग्रेस विरोधी, ओबीसी विरोधी? कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, अभी रायपुर डिक्लेरेशन में भी इस बात की उन्होंने मांग उठाई है। तो आप किस मतलब जिसको कहते हैं कि इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि आप कुछ भी बके जा रहे हैं, जैसे रविशंकर जी हैं, आज कितने बौखलाए हुए थे, आपने उनको देखा कि उनका आत्मविश्वास कितना हिला हुआ था। वो बार बार अपनी बाजू में बैठे हुए जो संजय मयूख हैं, क्यों संजय क्या कहते हो, क्यों संजय क्या कहते हो, जैसे कि किसी नाटक का एक रिहर्सल चल रहा हो वहां पे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, उससे बार बार वो मांग रहे थे अप्रूवल कि मैं ठीक कह रहा हूं ना। तो इसका मतलब अंदर से मीनू जी महाभारत में भी एक संजय पात्र होते थे, आपको याद होगा। वो शायद उसी को समझ रहे होंगे। बस इतना जरूर है कि ये जो राहुल गांधी का इन्होंने जो ये किया है, जो भी कांड किया है, इसके बाद अब मोदी जी समेत पूरा बीजेपी का पूरी ट्रोल आर्मी, मंत्रिमंडल, सरकार और नेता जो भी है, वो आज के बाद जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी, इस तरह की गंदी भाषा बोलने से पहले 100 बार अब सोचेंगे। तो बड़ा शुक्र है मोदी जी का ही कि जो गंदगी उन्होंने फैलाई थी वो उन्होंने खुद ही साफ करने की तरफ अपनी झाड़ू चला दी है। तो थैंक्स मोदी जी, आपने ये राहुल गांधी को सजा देके अपने जो कर्म है उनका प्रायश्चित कर लिया है। आपने जो गंदी भाषाओं का आगाज किया था इस देश की राजनीति में, उसका प्रायश्चित आपने कर लिया है। हालांकि बहुत महंगा प्रायश्चित पड़ेगा आपको ये, लेकिन फिर भी अगर आपने माना है कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए देश की राजनीति में, तो ये जाता है कि आपने आत्मचिंतन एटलीस्ट किया। जी राजीव जी, चले हैं विश्व गुरु बनने और लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी की, क्या बात है। प्रोफेसर रविकांत जी, यहाँ फिर से वहीं पे पहुँच गई है राजनीति, जो राजनीति आज से मतलब कहें तो अंग्रेजों ने जो हमारे यहाँ फूट डालो और राज करो की राजनीति शुरू की थी, और फिर हम वहीं पहुँच गए हैं। और यहाँ उसके बाद हम पहले समुदायों के बीच, फिर जातियों के बीच ये सब चलता रहा, बहुत नज़दीक से आपने देखा है, समझा है, और आज फिर से राजनीति को वहीं हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सत्तारूढ़ पक्ष की बात कर रहा हूं, और नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय को उनका अपमान किया है और उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। एक बात यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफदायक हो रही है कि ये गांधी माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है।
देखिए जितने भी बयान आ रहे हैं उस बयान में ये बात बार बार कही जा रही है कि ये माफी मांग लेते तो सारी चीजें खत्म हो जाती, ये माफी क्यों नहीं मांगा? शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव, इसका जवाब तो राहुल गांधी ने बखूबी दिया है कि वो राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। अब कल को आप ये भी कह सकते हैं कि साहब सावरकर तो 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे और वो पेंशन तो डीएम की तनख्वाह से ज्यादा हुआ करती थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सावरकर ने एक बार चिट्ठी लिखी कि साहब हमारी तनख्वाह थोड़ी कम पड़ रही है, तो डीएम ने लिखा कि मुझसे ज्यादा है आपकी, इसलिए जो भी आप पा रहे हैं दलाली करने के एवज में उसकी और अतिरिक्त मांग मत करिए। बहरहाल राहुल गांधी ने इस बात को साबित किया है कि उनमें महात्मा गांधी का अक्स है। ये कुछ लोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण कथन लग सकता है, लेकिन ये बात मैं इस समय जब कह रहा हूं तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं कि गांधी जी की, माने महात्मा गांधी की जो पहली राजनीतिक गिरफ्तारी है, अदालत में भी गांधी जी से यही कहा गया था कि साहब आप माफी मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका है और आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैं कानून को तोड़ूंगा क्योंकि ये कानून हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। तो जो महात्मा गांधी ने किया था वो राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी ने कहीं से किसी भी किस्म के कानून को नहीं तोड़ा है, तब भी वो जो सिविल नाफरमानी है उस पर उतारू है और उन्होंने कहा कि ना मारेंगे और ना मानेंगे। ये नाफरमानी जिसका सीधा सबूत राहुल गांधी दे रहे हैं और बिना किसी डर के। देखिए, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे थे कि डरो मत, ये वही व्यक्ति कह सकता है जो स्वयं निर्भय हो। और राहुल गांधी को आज ना जेल जाने का डर है, ना उनको ये डर है कि हमको डिफेम किया जाएगा या हमको और कलंकित किया जाएगा, बल्कि जो पार्लियामेंट ने किया है, उनको अयोग्य घोषित किया है। मुझे तो ये लगता है कि अब पार्लियामेंट के जो तमाम मठाधीश हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि विपक्ष के सबसे योग्य सांसद राहुल गांधी हैं, अयोग्य घोषित करके। दूसरी बात जो अभी आ रही है ओबीसी की, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी वही है कि अखिलेश यादव ने अपना आवास खाली किया था तो गंगा जल से उनका घर धुलवाया गया था, तब एक यादव और एक ओबीसी का अपमान नहीं हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में जिसके एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिनको भरी सभा में स्टूल पर बिठाया जाता है क्योंकि वो ओबीसी है, तब ओबीसी का अपमान नहीं होता। इसी उत्तर प्रदेश में जब 69,000 ओबीसी भर्तियां होती है, इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तब उसका अपमान नहीं होता है। इसी उत्तर प्रदेश में जब, या पूरे देश में जब ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, जब उसको एनएफएस किया जा रहा है, जब विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर की सीट नहीं होती थी, अब तो थोड़ी आ गई है। आप देख लीजिए, जहां जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां ओबीसी को कितना मिला हुआ है, कितने कुलपति ओबीसी है या कितने प्रोफेसर ओबीसी है, ये नहीं है। हाँ, कुछ मुखौटे आपने पाल रखे जिनको दिखा करके ये कैबिनेट में हमने कितने मंत्री बनाए हैं, हमारे यहां कितने विधायक और सांसद चुन करके आए हैं, लेकिन नीति के नाम पर ओबीसी का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। उल्टा हो ये रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिए और कहीं तो और दूसरे मुद्दों के जरिए ओबीसी की जमीन नीचे से खिसकाई जा रही। और दूसरी तरफ जो किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा या और दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा, अगर बिहार की तरफ जाए नीतीश कुमार के द्वारा जाति जनगणना की मांग ओबीसी समाज कर रहा, और ये सिर्फ राजनीतिक दलों का मामला नहीं है, मध्य प्रदेश में तो बाकायदा एक संगठन है। और ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश से गुजर रहे थे तो उस संगठन ने जब बात की तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जहां गलती का एहसास होता है वहां राहुल गांधी को ये स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होती, कोई हिचक नहीं होती। जहां जनता का सवाल है, जहां जनता का मुद्दा है और जहां कांग्रेस पार्टी से गलती हुई है तो राहुल गांधी ने उसके लिए माफी भी मांगी है।
जनता के सवाल पर। लेकिन जहां इस तरह से फंसाया जाएगा, जहां राहुल गांधी ने जो कहा ही नहीं उसके लिए माफी का सवाल नहीं, ये राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि वो उनमें अपनी विरासत का, अपने गांधी का वो अक्स उनमें दिखा। तो ये जो सरकार है दरअसल उसने उल्टी चाल खेल दी। अब राहुल गांधी गलत है इस समय, और मैं जहां बैठा हूं मैंने कई लोगों से, साधारण लोगों से भी बात की है जो सिंपैथी राहुल गांधी के प्रति बन है। उल्टा दाव पाए मोदी जी के लिए। लोग कह रहे हैं ऐसा क्या है, राहुल इतनी मेहनत की इस देश के लिए और राहुल गांधी की सदस्यता है, राहुल गांधी पड़ गए हैं और राहुल ईमानदारी से बात कर रहे हैं, जाने से भी नहीं डर रहे हैं। का मतलब ये सरकार को तकलीफ है। ये जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है, अगर पुख्ता नहीं होते तो राहुल गांधी इतनी मजबूती से ये बात नहीं कह पाते। ये साधारण लोगों में, मिडिल क्लास के लोगों में बात जा रही है, इसका मतलब है उल्टा पड़े। जी जी बिल्कुल। थोड़ा लास्ट में आपका वीडियो थोड़ा नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी बात आपकी आ गई। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे हैं। राहुल गांधी जनता के बीच कितने पॉपुलर हैं, कितने पॉपुलर हो रहे हैं। राहुल गांधी आज से 8 महीना पहले क्या थे, 8 महीने बाद, और खासकर वो जो पीरियड था भारत जोड़ो यात्रा का, उस दरमियान उन्होंने क्या कुछ पाया है, ये सब आप सबके सामने है और हम भी लगभग रोज आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये लड़ाई मोदी और गांधी की है? क्या ये लड़ाई मोदी की नहीं, सिर्फ गांधी की है? क्या जो डर है वो मोदी नाम से नहीं, या जो डिफेंसिव मोड है मोदी के नाम पे, वो डिफेंसिव मोड मोदी के नाम पे दरअसल एक डर गांधी के नाम पे है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी, और एक पूरी फेरिस्त, पूरी लिस्ट है। और इस लिस्ट में देखिए तो महात्मा गांधी की हत्या होती है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, राजीव गांधी की हत्या होती है, सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं बोला जाता है, और अब राहुल गांधी, और सजा, ये सब आप देख चुके हैं। तो ये जो कुछ है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसके बीच में क्या अलग अलग, जैसे मीनू जैन जी कह रही थी कि 3-4 दिन रुकिए, ये जो आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ओबीसी वाला, ये नैरेटिव भी फुस, उसके बाद कुछ और सेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जाति आधारित जनगणना को लेकर के बिहार से लेकर यूपी तक और तमाम राज्यों में इस पर केंद्र और राज्यों के बीच में तकरार होती रही, लेकिन उसके बाद भी जाति आधारित जनगणना आप नहीं करवाते हैं, लेकिन ओबीसी की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। जरा समझना चाहता हूं भारत शर्मा जी आपसे, हम उस जाल में फंसना भी नहीं चाहते, फिर वही हो जाएगा कि जो डिबेट्स जो करवाए जा रहे हैं उधर, वही डिबेट में हम भी फंस जाएंगे, वहां नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये आपके जरिए समझना चाहता हूं, चूंकि आप बिल्कुल गांव जमीन से जुड़े हुए हैं, घूमते हैं, रोविंग एडिटर हमारे, आप रोविंग में रहते हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि क्या कुछ परिवर्तन, चूंकि आप भी उस यात्रा में थे, भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी के साथ आप भी पैदल घूमे हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं तब और अब जबकि राहुल गांधी को यही बीजेपी के लोग कह रहे हैं सजा याफ्ता, जो माफी नहीं मांग रहा है, माफी आज भी मांग ले तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि तुम मुझे 2 साल क्या 5 साल 7 साल 10 साल की सजा दे दो, लेकिन मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो करता रहूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है एक दूसरी राजनीति की। उस राजनीति को कितने नजदीक से और किस हिसाब से आप देख रहे हैं, और जहां प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं हुई है, लोकतंत्र खत्म ही नहीं हुआ है, लोकतंत्र की 13वीं और सब कुछ होचा बरसूसी सब हो गई है, अब हम लोग तानाशाही निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या कहें, किस रूप में देखा जाए? निश्चित तौर पर ये जो मीनू जी कह रही हैं कि ये शिगुफा इनका निकल जाएगा। देखिए, बीजेपी और उसकी विचारधारा जो है आरएसएस, इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और ऐसा नहीं है कि इस देश के लोग इतने भुलक्कड़ नहीं है कि वो भूल जाएंगे। वो जानते हैं कि आपने संविधान का विरोध किया, वो जानते हैं कि आपने, और अभी कुछ ही समय पहले मोदी जी की सरकार आने के बाद पार्लियामेंट पर मनुस्मृति, हमारा संविधान जलाया गया। आप डिमांड करते हैं कि आप हमको मनुस्मृति लाई चाहिए।
अभी इन्होंने तमाम जो बातें पैदा कर दी है वो खुलेआम हिंदू धर्म की जो पैरवी कर रहे हैं। अभी अभी 2 रोज पहले राजस्थान में खुलेआम हिंदू धर्म के लिए कहा गया। तो देखिए, ओबीसी भी इस बात को जानता है और सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी वाले क्या है क्या नहीं है। और ये बात भी है कि जितने सरकार इनके बनने के बाद जिस तरीके से हमले ओबीसी और दलित के ऊपर हुए हैं, तो ये बात भी लोगों के बीच में है। जो आदिवासियों पर भी काफी हमले बढ़े हैं, महिलाओं के ऊपर भी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति लागू करने की दिशा में आगे है। अब बात यह है कि आप जो खोल ओढ़ के घूमना चाहते हैं ओबीसी का, तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर मामला बड़ा फंस गया है। बात यह है कि आपने जो काम किया, इस काम के बाद अब जो विपक्ष है पूरा का पूरा, वो अडानी और मोदी को नहीं छोड़ने वाला और आपको चुनाव तक आपको इस झंझट में आपको फंसे रहना पड़ता है। आप ये चाहते हैं, अभी बीच में अगर आपको याद हो कि अभी 2 रोज पहले एक स्टेटमेंट जयराम रमेश का भी था कि उन्होंने कहा है कि भाई आप ये अडानी वाला मुद्दा छोड़ दीजिए और हम राहुल की माफी का मुद्दा छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार्गेनिंग की स्थिति में चल रही थी और अब उन्होंने जो ये कदम उठा दिया, इससे वो बार्गेनिंग की स्थिति भी खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या अडानी का मुद्दा खत्म हो जाएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी लोग देख रहे हैं कि मेहुल चोकसी का जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो खत्म हो जाता है और राहुल गांधी जो मेहुल चोकसी और नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवाल करते हैं वो उनको जेल भेज दिया जाता है या उनको सजा दे दी जाती है। तो ये मैसेज तो लोगों के बीच में जा रहा है, इसको लेकर मतलब कहीं कुछ वो नहीं है। आप एक तरीके की जो चीजें जिस तरीके से आप लंबे समय से एक माहौल बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, या अभी भी आप ये बात सोच रहे हैं कि आप राहुल गांधी को अगर डिसोन कर देंगे तो आप पूरे विपक्ष को डिसोन कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक और चीज आपको बताता हूं, मैं अभी एक CSDS का सर्वे पढ़ रहा था जो 4-5 दिन पहले का है। 2019 में जो वोट शेयर है उसके हिसाब से उसमें उन्होंने ये आंकड़ा दिया है कि अगर विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। और निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम बीजेपी ने उस दिशा में उठा दिया है। उसमें 2 तरीके की चीजें हैं, या तो विपक्ष डर के बीजेपी की तरफ जाएगा, या फिर यह है कि वो ये चाहेगा कि ये जो पूरा जो देश में जो एक माहौल बन गया है डर का, जो राजनेताओं को या लोगों को जो डराने का एक माहौल बना है, आपको इस माहौल से निकलना है तो आपको ये इस माहौल को बदलना होगा। और जैसे कल केजरीवाल ने कहा कि भाई ये आपस में लड़ने का समय नहीं है, ये एक साथ होने का समय है। तो ये इस तरीके के संकेत अगर केजरीवाल जैसे नेता देते हैं तो इसके कुछ अर्थ होते हैं और इसके अगर ऐसा कुछ होता है तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। तो अब जो चीजें जो लगातार जिस तरीके से बदल रही हैं, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड पर में आए हैं और ये तमाम सारे सवाल जो अभी पब्लिक डोमेन में बीजेपी की कोशिश के बाद या बीजेपी की तमाम मीडिया की कोशिशों के बाद जो नेपथ्य में चले गए थे, अब वो मुद्दे और मुखरता के साथ सामने आएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से इस तरीके से रिचार्ज कर दिया है कि अभी तक जो कांग्रेसी ठंडे घरों में बैठे हुए थे वो निकल के सड़कों पे आएंगे और ये सवाल अब गली गली में पूछे जाएंगे और आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। तो आप किस किस को जेल में भेजेंगे ये सवाल पूछने के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत सारे सवाल, और किस किस से सवाल करेंगे या किस किस को जेल भेजेंगे। और अगर सारे विपक्ष के लोग जेल चले गए तो फिर क्या, जैसा अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, तानाशाही। आना चाहता हूं दीपक पाचपोर जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की 4 बाइट्स हमने आपके सामने रखी थी और उसमें से हर में राहुल गांधी सीधा वार मोदी जी पर और अदानी जी पर करते हुए, अदानी जी मोदी जी कहते हुए नजर आए। अदानी का मामला क्या लगता है कि आने वाले समय में एक मुद्दा, क्योंकि भ्रष्टाचार, अदानी यानी भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार जो है वही 2014 में भी था। क्या भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना करके राहुल गांधी या उनकी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी इन लोगों ने वही बातें कही थी, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो नफरत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार महंगाई की बात हो। ये तमाम मुद्दे जो जमीनी, जो मूल मुद्दे हैं उसको लाने की कोशिश। क्या यहाँ मूल मुद्दा बनाम हवाई मुद्दा की बात, लड़ाई हम देख रहे हैं? 2024 की तरफ तो ये लड़ाई जा चुकी है, उसके बीच में ये छोटे छोटे चुनाव हैं, राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन मुख्य चुनाव 2024
2024 का है और सत्ता को किसी भी हाल में बचाकर रखना बीजेपी की मजबूरी है। लेकिन जिस प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं, वैसे में क्या आपको लगता है ये जो रिफ्लेक्शन है, जो बात अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, या बात जो कह रहे थे भारत शर्मा जी, उन बातों से तो यही लगता है कि समाज में एक दूसरा मैसेज भी जा रहा है। सीएसडीएस की रिपोर्ट का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और आज फिर कर रहे थे भारत शर्मा जी, कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, और ये बात अब कल के बाद से तो साफ समझ में आ रही है, और आज जब राहुल गांधी से पूछा गया विपक्षी एकता को लेकर के, तो उन्होंने भी साफ साफ कह दिया। जरा एक बार फिर से सुना देता हूं कि विपक्षी एकता पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, और उसको सुन लेते हैं। और फिर आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास कि क्या आपको लगता है कि अब ये जो पिच है ऑलरेडी तैयार, और इस पिच पर खेलने के लिए बीजेपी भले तैयार करने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल गांधी उसमें लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, सेंचुरी बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं विपक्षी एकता पर क्या कुछ कहे आज राहुल गांधी। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की, और हम सब मिलके काम करेंगे। आप लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं, और सीधे आना चाहता हूं पहले दीपक जी आपके पास। सुन रहे थे दीपक जी क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ राहुल गांधी विपक्षी एकता से लेकर के अदानी तक, और अदानी के मामले में यहाँ साफ क्या एक बारीक सी रेखा है, लेकिन फिर भी साफ लंबी रेखा है जो राहुल गांधी खींच चुके हैं, और वहां साफ नजर आ रहा है कि अदानी के मामले को लेकर के या अदानी के नाम के साथ एक भ्रष्टाचार की एक बड़ी सी किताब जो है वो चस्पा करने वाले हैं या कर चुके हैं राहुल गांधी मोदी जी और उनकी सरकार के ऊपर। ये साफ दिखाई दे रहा है, और इस बारे में जैसे वो पहले भी कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं चलता था, जिस सड़क पे चल रहा हूं वो सड़क किसने बनाई, तो अदानी। पानी जो पी रहे हैं किसका, तो अदानी। ये तमाम बातें वो कहते रहे, और अब यहां भी वही बात, और साफ कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। 20,000 करोड़ रुपए की बात भी कर रहे हैं। किस रूप में देखा जाए दीपक जी? राजीव जी, 2014 में जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर आज तक के अगर उनके कालखंड की हम समीक्षा करें तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो है 7 सितंबर 2022, जिस दिन राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी। और उसी दिन से लगने लगा था, और हम लोगों ने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि आने वाले समय में भी भारत का जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो इसी संदर्भ में और इसी परिप्रेक्ष्य में होगा, और इसी के परिणाम स्वरूप भी होगा। मैं आज जो इसमें एक नई बात ये जोड़ रहा हूं कि उसी के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जो कुछ भी राहुल ने कहा, चाहे वो कैम्ब्रिज में कहा, चाहे वो संसद में कहा, और आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये सारा का सारा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का बाई प्रोडक्ट है। उसी से निकला हुआ ये सारा कुछ है। इस जो हम जिस भी विषय पे बात कर रहे हैं, जो आज हमारी जो लाइन है कि राहुल ने हवा निकाल दी, सही बात पूछे तो 7 सितंबर से जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे राहुल, लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पे, तो उसी दिन से हवा निकलनी एक तरह से शुरू हो गई थी, क्योंकि माना यह जा रहा था कि पूरा का पूरा देश है वो सारा का सारा मोदी के पीछे है, मोदी के साथ है। वो दावा करते थे कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है, फला है, जो कुछ भी है।
लेकिन जिस हिसाब से राहुल जी को रिस्पांस मिला था तो पता ये चल गया था कि ये देश जो है ये मोदी की जगह पे एक विकल्प की तलाश में है, और उसने भी अपने विकल्प की तलाश को बंद नहीं किया है। उनको एक चेहरा नजर आया, और जबकि वो चेहरा ऐसा था जिसको रिजेक्ट करने के लिए, जिसको अपमानित करने, जिसका उपहास उड़ाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद जब ये यात्रा खत्म हुई और जिस अंदाज से उन्होंने संसद के अंदर बात उठाई अदानी को लेके, फिर कैम्ब्रिज में गए, तो बीजेपी को लगा कि अब ये बात जो है बहुत मुश्किल पैदा होती जा रही है। 2024 का जो चुनाव है उसमें इन आरोपों के साथ जाना खासा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए, खासकर मोदी के लिए भी। तो लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि आज वो क्या बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उन्होंने दोहरा दिया है कि मैं कहीं भी झुकने वाला या दबने वाला नहीं हूं। सही पूछा जाए तो जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने नेहरू का जो सबसे बड़ा शब्द था प्रेम, उस प्रेम को लेकर वो चले थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को और एक कदम ऊपर ले गए, नेहरू से गांधी बनने की प्रक्रिया है। एक तरह से उन्होंने बता दिया कि मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं वो सारे कानून तोड़ूंगा जो देश के हित में हो। ये लगभग 160 साल पुराना कानून है, और मजेदार बात यह है कि इतनी लंबी सजा तो किसी को भी आज तक नहीं मिली थी। आजाद भारत में तो बिल्कुल नहीं मिली थी, मतलब 2 साल की अधिकतम सजा किसी को नहीं दी गई थी। राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब राहुल ने हवा तो आज निकाल दी है, और ये अब जो गुब्बारा है वो लगातार पिचकता जाएगा। आपको पता है कि खुशबू सुंदर नाम की एक अभिनेत्री है जो नखत खान के नाम से पहले उनका नाम था, बाद में खुशबू सुंदर के इसमें आई, वो आजकल बीजेपी में है। इन्होंने कांग्रेस में रहते रहते एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट बड़ा मजेदार है, वो वायरल हो रहा है। उस ट्वीट को मैं एक मिनट पढ़ के आपको बताता हूं। यहां मोदी वहां मोदी, मोदी जहां देखो वहां मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार। मतलब उन्होंने बताया कि मोदी का मतलब ही भ्रष्टाचार हो गया है। तो क्या ये वायरल जो उनका ट्वीट है ये भी सामने आएगा? और ऐसे बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। और मजेदार बात यह है कि खुशबू सुंदर ने कह दिया कि मैंने ये ट्वीट उस समय किया था जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता थी, और मैं अपने किसी भी ट्वीट को हटाने वाली नहीं हूं। तो ये हवा निकलनी जो है, अब ये धीरे धीरे ये ऐसा टायर में वो पंचर हो गया है कि जो मंजिल तक पहुंचाने के पहले निश्चित रूप से बीजेपी की गाड़ी को जो है कहीं न कहीं सड़क के किनारे खड़ा करवा देगा, और ऐसी जगह पे इनकी गाड़ी खड़ी होगी जहां पंचर सुधारने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हवा तो निकल चुकी है और हवा निकलती जाएगी। तो अब जो वार है राहुल गांधी का, अब ये जनता के बीच भी जा रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस देख रहा था सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि अब सड़क पे निकलिए, आप बाहर आइए। सड़क पे निकलने का मतलब कोई हिंसा करने या गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। इस आंदोलन में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये वक्त है कि जब आपको कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि वो देख रहे हैं कि कल तक जो लोग कांग्रेस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग चुनावों में, वहां जाकर दिखाने के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन उसका अंततः फायदा जो होता था वो बीजेपी को होता था, वो भी आज अलग हो रहे हैं। तो विपक्ष को निश्चित रूप से एक हथियार मिला है, और एक क्या बहुत अच्छा हथियार मिला है, और इसी को लेकर अगर वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है, मैं आज फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, इसी माहौल में अगर रहा तो इस साल के अंत तक अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मोदी का चुनाव में उतारने का मतलब है कि आप अदानी को चुनाव में उतार रहे हैं। ये बात विपक्षी दल बड़े जोर शोर से उठाएगा, और अब अकेली कांग्रेस इस बात को नहीं उठाएगी। क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि कांग्रेस जो है प्रलाप कर रही है, वो हार गई है तो वो रो रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है, लेकिन अब तो सब कह रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 2-3 चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती है या बीजेपी किसी न किसी रूप से हारती है तो ये मुद्दा उठेगा, और केवल ये बीजेपी के लिए संकट नहीं है, ये राहुल ने जो कल बीजेपी की हवा नहीं निकाली है, साक्षात मोदी की ही हवा निकाल दी है। मोदी को अपनी दावेदारी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा राजीव जी। ये बहुत ही जबरदस्त एक बात हो चुकी है, और ये आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी बिल्कुल, वो तो कह ही रहे हैं, राहुल गांधी कह ही रहे हैं कि अदानी ही मोदी है या मोदी ही अदानी है, और ये गलतफहमी बीजेपी वाले पाल रहे हैं कि अदानी जो है वो भारत इंडिया, अदानी इज इंडिया और इंडिया इज अदानी, ये करने की कोशिश, और कहीं ना कहीं यहाँ अदानी और मोदी एक ही हैं, ये बात राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं
दीपक पाचपोर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, उसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, इस साल के अंत तक हम 6 राज्यों के चुनाव, 3 राज्य के चुनाव हो गए, 6 राज्यों के चुनाव अभी बाकी हैं, और अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव हो गए तो 7 राज्यों में। लेकिन इन राज्यों में अगर देखा जाए तो देखिए, ऐसे उंगली पे गिन लेते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक से शुरुआत हो रही है, जहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। राजस्थान में आज की तारीख में कहा जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश, वहां शिवराज सरकार जा रही है, ये राहुल गांधी पहले घोषणा करके आ चुके हैं। और उसके अलावा तेलंगाना, वहां दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, केसीआर अभी भी बहुत पॉपुलर बने हुए हैं वहां पे। मिजोरम की स्थिति एक पार्ट को अभी उसके बारे में, चूंकि मैं भी उतना नहीं जानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट का मामला जो है वो कुछ अलग होता है, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर का हाल है। और अगर इन चुनावों में कुछ नहीं मिलता है, 2024 सामने, और उसके साथ साथ ये तमाम बातें, और जिसमें एक नाम साथ साथ चस्पा हो रहा है। आप सोचिए, 7 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं, 7 फरवरी को लोकसभा के अंदर राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य के रूप में भाषण देते हैं, और 55 मिनट के भाषण में लगातार मोदी और अदानी के बारे में बात करते हैं। और उसमें एक जगह टोका टाकी होती है ओम बिरला की तरफ से, जब वो फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक्सपंज किया जाता है, 18 शब्द, उनके 18 लाइनें निकाल दी जाती हैं। चलिए, सब कुछ सबको पता है। लेकिन यह मुद्दा यहां तक बढ़ गया कि हर भाषण में, हर मंच से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो अदानी का नाम ले रही है। और आज भी अदानी का नाम राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे मोदी का नाम हो, चाहे अदानी का नाम हो। मोदी से मतलब, मैं इस मोदी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो मोदी की बात कर रहा हूं जिसमें ललित मोदी भी हैं, और ऐसे मोदियों के नाम कह करके जो वो कह रहे थे, जो अभी हम लोगों ने सुनाया आपको। ये सब क्या कुछ 2024 के लिए एक बंच तैयार हो रहा है, ऐसा बंच जहां बहुत मुश्किल होगी बीजेपी को पार पाना। और इसीलिए जो दीपक पाचपोर जी कह रहे हैं, वहां से शुरुआत करना चाहता हूं, आना चाहता हूं आपके पास, कि क्या चेहरा भी खोजने की नौबत आ जाएगी बीजेपी? धन्यवाद राजीव जी। तो सबसे पहले आप सबके बीच देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं चला गया था, विलंब हो गया जी। कोई बात नहीं। 2 चीजें हैं। राहुल गांधी ने जो बात अडानी की कही, अडानी से कोई समस्या किसी को नहीं है। प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार का 2 बातें हैं। बीजेपी राहुल गांधी पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाएगी, सरकार पे आरोप लगा रही है। दोनों में अंतर है। बीजेपी कांग्रेस पर या राहुल गांधी पे वो आरोप लगा रही है जिसका कोई आधार नहीं है। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के भारत देश के का अपमान कर दिया, जो बात उन्होंने कही ही नहीं। जितने लोग आपके आरोप को सुन करके उन बातों को सुनना चाहते हैं, वो उनमें कहीं नहीं मिलता है कि साहब राहुल गांधी ने कहीं भारत देश की आलोचना की, भारत के नागरिकों की आलोचना की, भारत के संप्रभुता की आलोचना की। बल्कि राहुल गांधी यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये हमारे देश की समस्या है, और हम इसलिए 140 करोड़ जनता, हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं। आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया, गोया कि उसका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, राहुल बीजेपी क्या कर रही है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया। क्या ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या जो दूसरे मोदी हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या भ्रष्टाचारियों का नाम लेना, जिसके ऊपर अपराध, आर्थिक अपराध के आरोप हैं, उनका नाम लेना, उनके खिलाफ जांच की मांग करना, किसी वर्ग विशेष की आलोचना करना है? और राहुल गांधी ने अपने कभी किसी भाषण में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। और जो लोग यह परसेप्शन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे देश के लोग जानना चाहेंगे कि क्या सुशील मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो बीजेपी के उनके बहुत बड़े नेता हैं बिहार में? किसकी बात करते हैं आप? क्या रूसी मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या पीलू मोदी साहब पिछड़े वर्ग के नेता थे? ये मोदी शब्द कहां से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगा? मतलब एक ऐसी आधारहीन व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी स्वीकृति, जन स्वीकृति नहीं हो सकती। राहुल गांधी के खिलाफ जो भी आपके आरोप हैं, आपने उनको पप्पू बनाने की कोशिश की, वो खारिज हो गया।
एक गंभीर जनता से जुड़ा हुआ, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ नेता उभर करके सामने आए और अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने इस बात को और स्थापित कर दिया। तो गोया कि राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के द्वारा शुरू किया गया जो अभियान, उसका कोई आधारभूमि नहीं है, कोई उसके लिए तथ्य नहीं इनके पास। उसके उलट आप बात कीजिए, अडानी का नाम, अडानी से किसी व्यक्ति से थोड़ा कोई शिकायत है। आज राहुल गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी में कैसे हुआ। तो जो लोग अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो उनके ऊपर उनको सोचना स्वाभाविक सी बात है कि अडानी ग्रुप की आधे से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो आर्थिक विपन्नता से जूझ रही हैं। तो क्या यह सवाल पैदा नहीं होगा कि जो कंपनी, जो समूह आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, वहां निवेश करने वाले कौन लोग हैं? ये फेसलेस लोग कौन है? ये स्विट्जरलैंड से और चाइना के नागरिकों की तरफ से जो निवेश हो रहा है, यह किस तरह का निवेश है? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी कंपनी कोई उत्पादन नहीं करती है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, उसके पास इतनी पूंजी हो नहीं सकती। और यह भी आधारहीन नहीं है कि राहुल अडानी कंपनी का इस देश में रोजगार सृजन में भी जो योगदान है वो नगण्य है। अडानी कंपनी का इस देश के राजस्व संकलन में भी जो योगदान है वो नगण्य है। आप अर्थशास्त्र के जानकार जब इस कंपनी के आर्थिक व्यापार को देखते हैं तो पाते हैं कि ये पूरी की पूरी कंपनी, पूरे के पूरे समूह में सर्वाधिक इनकी कंपनियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। तो कौन निवेश कर रहा है जी? क्या निवेश करताओं के बारे में सवाल उठाना ये कोई गलत बात है क्या? तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पे, बीजेपी पे हमले किए हैं उसका आधार है और यह लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। 2024 का चुनाव केवल कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी सवाल ये नहीं है। अब सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अब सवाल यह है कि जो हमको हमारे राष्ट्र के नायकों ने, संविधान निर्माताओं ने मताधिकार का अधिकार दिया हुआ है, उसका हम उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस राजनीतिक कार्यशैली ये दिखाई पड़ रही है। अब ठीक है, राहुल गांधी आपने बिल्कुल, आप एक कानून है, अदालत ने कोई आदेश दिया, अदालत का आदेश सर माथे पर, हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि हमको इस देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जिस अदालत ने ही अपने आदेश को एक क्रियान्वित होने के लिए 1 महीने की रोक लगा दी और एक अनुमति दे दिया कि आप जाके अपील कीजिए, तो उस आदेश से उपजे हुए परिणामों को लागू करने की जल्दी क्या है? मैं मान लेता हूं कि लोकसभा सचिवालय का जो निर्णय है कानून गलत नहीं है, इस पर कानून के जानकार बहस करेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या थी? आप संसद में एक जिम्मेदार नेता को क्यों हटाना चाहते हैं? एक संसद में सरकार के खिलाफ गंभीरता से हमलावर नेता को आप क्यों हटाना चाहते हैं? एक लोकसभा के क्षेत्र के प्रतिनिधि को आप प्रतिनिधित्वहीन क्यों करना चाहते हैं? आप गोया कि आपको ये लोकतांत्रिक मूल्यों में आपको विश्वास नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप लक्षद्वीप के जिस सम्मानित सदस्य की संस्था आपने खत्म की, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक आपने उनकी संस्था को बहाल नहीं किया जी। क्यों नहीं बहाल करते हैं भैया? अगर आपको लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की जल्दी है तो न्यायालय के आदेश आने के बाद उस माननीय सदस्य के सदस्यता बहाल करने में आपने क्यों उतनी जल्दी क्यों नहीं दिखाई और अभी तक आप नहीं जल्दी दिखा रहे हैं? तो जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो घटनाक्रम इस बात के लिए, देश की जनता के लिए, इस सिविल सोसाइटी के लिए, सभी लोगों के लिए चेतावनी है। यह सवाल केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब यह सवाल देश के नागरिकों का है, सबके लिए नागरिक यह है कि अगर हमारे लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे या नहीं बचेंगे। और यह स्थिति मजबूर कर रही है सभी राजनीतिक दलों को। अगर आपका अस्तित्व रहेगा एक राजनीतिक दल के रूप में, एक नेता के रूप में, तब आप किसी से लड़ेंगे या किसी का समर्थन करेंगे। अब तो सवाल है कि आपका वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, आप चुनाव लड़ने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यह सवाल पैदा हुआ है और इस सवाल ने सबको, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सतर्क किया है। राहुल गांधी ने जो बात आज जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने बात, वो तो शुरू से कहते रहे कि मैं चुनाव के लिए अब पद यात्रा नहीं कर रहा हूं। एक बार नहीं कहा उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कहा कि लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्होंने बात कही। पद यात्रा शुरू होने के समय उन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार के लिए अभियान नहीं चला रहा हूं,
कोई सत्ता हासिल करने के लिए मैं इस अभियान में नहीं उतरा हूं। मैं अब देश के जनता के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए मैं उतरा हूं। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं नहीं गए, गुजरात में प्रचार करने के लिए नहीं गए, हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए नहीं गए। गोया कि जो बात वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया तो लगातार उठा रहे हैं वो, उन्होंने कभी अपने आप को पीछे नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लगातार कहते चले आ रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं चुनावी राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरी सदस्यता रहे चाहे न रहे, मैं सड़क पर रहूं, मैं बाहर रहूं, मैं जेल में रहूं, तो मैं अपनी बात कहता रहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। गोया कि जो अपने मुद्दों को लेकर के और अपनी बातों को लेकर के जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी ने दिखाई है, वह उनके विश्वास का आधार है, जन विश्वास का आधार है, लोगों के आकर्षण का आधार है। लोग किससे उनके साथ जुड़ते चले गए। अकेला नेता जिसने इस सरकार के ऊपर कामकाज को लेकर के तार्किक तरीके से हमलावर रहा, और अब तक कोई एक ऐसी बात नहीं की जो आधारहीन रही हो। इसने इस कोशिश ने और इस मजबूती ने सरकार को चिंतित किया है कि जिस व्यक्ति को पूरी तरह से खारिज करने का, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वह व्यक्ति भारतीय राजनीति में सर्वाधिक विश्वसनीय हो गया। विपक्ष की पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो कांग्रेस से लगातार दूरी बनाए हुए थे अपने अस्तित्व में आने के दिन से, अगर वह कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से हमलावर होते हैं वो, और इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हैं, तो सामान्य बात नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी अगर भारतीय इस सरकार के इस निर्णय को, राहुल गांधी को सत्ता खत्म करने के निर्णय को के खिलाफ खड़ी होती है, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबको लग रहा है, अब ये सबको लग रहा है कि अगर आप चूके तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से अगर कोई तरह का राजनीतिक संकट किसी देश में बनता है, के हालात बनते हैं, तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपको समय माफ नहीं करेगा। अगर आज के इस दौर में किसी ने किसी तरह की लापरवाही की, तो किसी को भी समय नहीं, आने वाले जनरेशन को जवाब कर देंगे आप कि जब आपके सामने चुनौतियां थी तो कहां बैठे हुए थे आप, जब आपको क्रियाशील होने का दायित्व आपके ऊपर था, समय पर आपको उतरना था, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाना था, तो आप कहां थे। आज सवाल यह पैदा हुआ है कि इस देश में कोई चुनाव जीते या हारे, और ये जो आपको जिन राज्यों का चुनाव का आपने उल्लेख किया, खराब बने कमजोर स्थिति में नहीं राजीव जी, कर्नाटक में बुरी स्थिति में है बीजेपी, आपको जगह नहीं मिल रही है। और इसका एक कारण है कि जिस येदियुरप्पा साहब को आपने कुर्सी से हटा दिया, उनको आपने कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को आपको मंच पर बिठाना पड़ रहा है और सम्मान देना पड़ रहा है। गोया कि आप मजबूर हो रहे हैं अपने कदम वापस करने के लिए। आपके लिए वह आधार भूमि नहीं है जिसका आप सपना देखे हुए थे, और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की ओर से मिल रही है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आप कहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं 20 लोग लड़ रहे हैं, शेखावत साहब अलग हैं, वसुंधरा जी अलग हैं, कोई जी और अलग है, तमाम गुट पैदा हो गए। कोई ऐसा राज्य नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो लोग जिससे बात कीजिए वो कह रहा है कि सरकार वापस आ रही है। सामान्य निर्णय है ये। अगर सरकार ये कहती है, छत्तीसगढ़ की सरकार का यह निर्णय कि साहब सबको निःशुल्क चिकित्सा हम देंगे, जिसके सभी हम लोग सभी बात करते रहते हैं। धान की खरीद का इन लोगों ने जो मात्रा थी उसको बढ़ा दिया। जो किसान केंद्र सरकार की नजर में आतंकवादी है, वो खालिस्तान का समर्थक है, उसको दूसरे लोग भड़का रहे हैं। आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात जो उनको आश्वासन दिया वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एक राज्य सरकार जो सबसे बड़ा उत्पादन है कृषि का छत्तीसगढ़ में, उसके खरीद की मात्रा बढ़ा दी और एमएसपी का ऐलान कर दिया। तो अगर आप जन सरोकार से जुड़ने की बात करते हैं तो क्यों नहीं आपके साथ आएंगे लोग। और दूसरी तरफ आपका जो गवर्नेंस का इशू है वो आप एक डरी हुई सरकार का परिचय दे रहे हैं। आप इतने मजबूत जन समर्थन के साथ चुनी हुई सरकार एक लोकसभा के सदस्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस तरह का संदेश दे रहा है। गोया कि राहुल गांधी का संसद सदस्यता से उनको हटाने का जो निर्णय है, यह बहुत ही आत्मघाती निर्णय है, मेरा अपना मानना है सरकार की ओर से। और देश के एक नागरिकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इस बात की चेतावनी है कि उनको अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों, अपने संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना होगा।
जी, बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यहाँ विश्वास की है। क्या राहुल गांधी की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ रहा है? और विश्वास कैसे बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो उसका नमूना हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की पैदल यात्रा में हम देख चुके हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें क्या विश्वास मोदी जी का घट रहा है? मोदी जी के ऊपर जो लोगों का, जनता का विश्वास है वो घट रहा है। बहुत सारे सर्वे आएंगे, उसमें अलग अलग बातें होंगी, लेकिन जो शुरुआत में और जिसका पूरा डिस्क्राइब किया हमारे साथी सुनील शुक्ला जी ने कि अलग अलग राज्यों में चुनाव है और उन राज्यों में चुनाव है जहां बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है। और खासकर इस वक्त जब कर्नाटक में चुनाव, और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब कर्नाटक में मौजूद थे। कर्नाटक के कारण ये तमाम नाटक चल रहा है। और क्या यहाँ बिल्कुल बुरी तरह फंसी हुई है बीजेपी? इसलिए किसी भी तरह से जो भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको सामने ला करके और रखा जाए और किसी भी तरह एन केन प्रकारन कर्नाटक को जीता जाए, ये मामला है या कुछ और है? 2024 ही मुख्य है और ये सारे राज्य जो हैं वो मुख्य में नहीं है। तो समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस गणित को कैसे समझा जाए? देखिए राजेश जी, आपके माध्यम से देश की प्रबुद्ध जनता से मैं एक बात जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि अगर नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहने पे राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो सकती है, तो जब 13 महीने लाखों किसान भूखे प्यासे गर्मी बरसात में दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे और उसको किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये आंदोलनजीवी हैं, वो प्रूव करें कि वो आंदोलनजीवी हैं। जो हमारा देश का अन्नदाता, जो पूरे देश का पेट भरता है, और जब कोविड का कहर छाया हुआ था और पूरे 10 दर गिर रही थी, हमारे अन्नदाता ने 3.5 की ग्रोथ दिखाई थी। जब हम कट्टर पक्के सनातनी जो किसी से भी आज शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, अगर सनातन धर्म हिंदू धर्म पे बात करते हैं, जब ये लोग छूटते ही हमको हिंदू विरोधी कह देते हैं। जब आदिवासी लोग और वनवासी लोग, आदिवासी लोग जब ये कहते हैं कि उनके जंगलों पे अधिकार कर रहे हैं अडानी जैसे लोग, तब उनको ये नक्सलवादी बता देते हैं। इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? किसी दिन राजीव जी आप मेरे साथ बैठिए, मैं व्हाट्सएप की जितनी भी पोस्ट मेरे पास आती हैं 70% पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें ये किसी को भी अर्बन नक्सल बता देते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सगी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को गले लगाते हैं तो उनका चरित्र हनन करते हैं। अपनी सगी भांजी नयनतारा सहगल को अगर गले लगाते हैं, उनका चरित्र हनन कर देते हैं। महात्मा गांधी का चरित्र हनन कर देते हैं। अगर मानहानि के मुकदमे इस आधार पर चलने लगे राजीव जी, देश की 99% जनता जेल में होगी, 1% भी शायद न बचे। और मैं तो वित्त मंत्री को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार की मानहानि करे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, 1 लाख रुपए का फाइन कीजिए। कोई जेल नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हर व्हाट्सएप और फेसबुक पे रोज लाखों मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ और हम जैसे देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी ब्राह्मण और ठाकुरों सवर्णों के खिलाफ जिस तरह का विश्वमन ये फर्जी हिंदू करते हैं, अगर इन पे 1 लाख रुपए का फाइन एक बार लगा दिया जाए, देश में कम से कम 1-1.5 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। अगर राहुल गांधी ने जो गलती की है नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर बता के, तो मैं तो चोर को चोर कहूंगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो। लेकिन चोर को चोर कह के राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं कही, चाहे वो कोई किसी राज्य का हो और किसी धर्म और जाति का हो। ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को तो मैं चोर कहूंगा। मुकदमा चलाना है चला लो, क्योंकि उन्होंने देश की संपदा को लूट के देश के कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं किया है और देश उनको वापस लाने में असफल है, इसलिए वो चोर हैं और मैं इस पे अडिग हूं राजीव जी। जी प्रोफेसर रविकांत जी, परिस्थितियां बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में देश की सियासत, और उसमें भी चूंकि आप बहुत बड़े राज्य में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां 80 सीटें हैं और अखिलेश यादव
का कल जो बयान आया है बहुत महत्वपूर्ण बयान है। राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द हुई है, इसके बाद क्या परिस्थिति बदलते हुए देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता वहीं से, उसकी शुरुआत वहीं से होती है या वहीं से गुजर के आता है दिल्ली तक। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ, क्योंकि मायावती जी जो बात कह रही थी, आज मायावती जी के 3 ट्वीट आए हैं और उस ट्वीट में उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली कहें तो इस पूरे मामले को क्रिटिसाइज तो जरूर किया है मायावती जी ने, लेकिन कहा है कि ये वही जो इंदिरा गांधी करती थी वही हो रहा है अभी। उन्होंने पूरा अगर आप लोगों ने ट्वीट देखा हो तो मायावती जी का ट्वीट, लेकिन मायावती जी को भी आज की तारीख में राहुल गांधी के ऊपर उनके साथ जो घटना घटी है इस पर बोलना पड़ा। आज सुबह ट्वीट किया मायावती ने। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती भी बोल रही हैं जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुई थी। चलिए, आपने उसका जिक्र कर दिया, इमरजेंसी का जिक्र किया आपने कि कांग्रेस ने भी वही किया जो अब बीजेपी कर रही है और बीजेपी उस राह पे है देश का। लेकिन आप ये बात कहने के लिए आज आपको मजबूर होना पड़ा है कि हश्र क्या होगा, आपका हश्र भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या गणित बनते हुए, क्या समीकरण बनते हुए देख रहे हैं? राहुल गांधी के तेवर को आप देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। राहुल गांधी कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में झुकना भी नहीं चाहिए। अगर पर्सनली मैं कहूं, और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि झुकना भी नहीं चाहिए राहुल गांधी को। लेकिन क्या एक दूसरी राजनीति इस देश में हम आते हुए, मतलब उसको पैदा होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। कब वो आगे लहलहाने लगे नहीं पता, हो सकता है 2024 में लहलहाने लगे। तो जिस राह पे राहुल गांधी की राजनीति चल रही है वो बिल्कुल ही अलग है। इस बात को तो शायद आप सब मानते होंगे, वो बिल्कुल अलग राजनीति है। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, मैं केवल उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में बात करूंगा। 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी और मायावती का आपने जिक्र किया। मायावती ने जो ट्वीट की जानकारी आप दे रहे हैं थोड़ा गोलमोल करके, लेकिन इस मुद्दे को उन्होंने सामने रखा और ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती लंबे समय से खामोश रही है और या तो कांग्रेस पर प्रहार करती रही। मायावती की चिंता यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में जो दलित सेंट्रिक राजनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी को सिंपैथी मिल सकती है, बढ़त मिल सकती है और मल्लिकार्जुन खड़गे का फैक्टर कांग्रेस पार्टी के बहुत काम आ सकता है। और इसलिए आ सकता है क्योंकि दलित उसका पुराना वोट बैंक है। तो मायावती की हिचक और मायावती की परेशानी थोड़ी इस वजह से। लेकिन दूसरी तरफ मैं दूसरे ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं जो दलितों के इस समय नौजवान आइकॉन है चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया है। यह भी एक संकेत करता है कि जो दलित नौजवानों का खास करके राहुल गांधी के प्रति भावनाएं थोड़ा। 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, देखिए नाम लिख करके लेकर के ट्वीट किया है राहुल गांधी के नाम के साथ में, और उनका पहला ट्वीट, पहला, दूसरा, तीसरा जल्दी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं ताकि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सुबह से सोच रहा था इस बात को यहां लेके आऊं इस कार्यक्रम में। कह रही हैं कि पहले कांग्रेस व अब बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। यह पहला ट्वीट। दूसरा ट्वीट इसके साथ, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित, क्वेश्चन मार्क के साथ। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश को ना पहले भला हुआ है, देश का ना पहले भला हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। अतः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहां रही
यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होती तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। अपने आप में आप 75 का जिक्र कर रही हैं, लेकिन आज आप मजबूर हो गई 2023 का जिक्र करने के लिए, राहुल गांधी का नाम लेने के लिए मजबूर हो गई, जो अभी तक चुप्पी साधे हुई थी, जो आप कह रहे हैं लगातार कांग्रेस पर वार करती रही, लेकिन आज आपको मजबूर होना पड़ा। जी देखिए, मायावती इस बात को जानती है कि अगर उन्हें कोई सम्मान दे सकता है तो वो सिर्फ गांधी परिवार है। 2019 के चुनाव की जब रणनीति बन रही थी, उस समय आप कर्नाटक का वो दृश्य याद कीजिए जब सोनिया गांधी ने उन्हें अपने कंधे से लगाया था और बहुत प्रेम और सम्मान दिया था। ये कांग्रेस पार्टी का मैं बड़प्पन समझता हूं कि वो जानते थे कि कांशीराम साहब क्या है और मायावती के होने का मतलब क्या है, और दलितों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब उसमें खामियां भी रही है, उसकी आलोचना भी हुई है। मैं तो थोड़ा और पहले जाऊंगा, जब जवाहरलाल नेहरू पहला चुनाव लड़ रहे थे फूलपुर से, और फूलपुर से ही नहीं, उनके अधिकांश रैलियों में, खासकर के उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो दलित गायक होते थे वो उनके चुनावी सभाओं में पहुंचते थे और बाकायदा वो गीत गाते थे। उन गीतों का जो मैसेज होता था वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। उसमें रामराज नाम के एक दलित गायक होते थे, वो अक्सर गीत गाते थे और वो कहते थे कि अब हमको जो मिला है, ये जो लोकतंत्र मिला है, हमको खाने को चावल मिलेगा, हमको भी नौकरियां मिलेंगी, हमको भी हवाई जहाज में यात्रा करने को मिलेगा। ये जो सपना देखा था नेहरू के समय पर, और आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, दलितों ने वो स्वाभिमान और वो सम्मान हासिल किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये आलम है कि जब सरेआम दलितों की पिटाई उस गुजरात में हुई जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं, आज भी गुजरात के 200 गांवों में दलित मंदिर में नहीं घुस सकता है, जहां दलितों की खाल खींची जाती है। और वही नहीं, उत्तर में हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, महोबा में क्या हुआ, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, मैं ये उदाहरण गिना नहीं रहा हूं और लंबी फेरिस्त है। लेकिन लगातार जो प्रहार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी ने लगातार उस पर चुप्पी साध रखी है, कहीं किसी को कोई सजा नहीं मिली। हाथरस केस में भी योगी ने कहा था कि हम उस परिवार को एक नौकरी देंगे, और विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैंने कभी बोला होगा लेकिन नहीं दूंगा। आज भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला। क्या हुआ? उसमें सब बरी हो गए एक को छोड़ करके। खैर ये अलग मसला है, लेकिन मायावती इस बात को जानती है कि खड़गे साहब को जब से कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है, दलितों में एक अलग किस्म की भावना बन रही है। और राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, रायपुर अधिवेशन में जो उन्होंने अपना एजेंडा सामने रखा है, और साथ ही साथ राहुल गांधी जिस तरह से तमाम मुद्दों पर, एक मैं हाथरस का ही एक उदाहरण दूंगा, लगातार वो खड़े रहे हैं, तो दलितों में राहुल गांधी को लेकर के एक सिंपैथी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो फेक तमाम तरह के चलते हैं मैसेज, उसके जरिए राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जाती। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बदलते हुए नजर आ रही है इस घटनाक्रम के बाद, जिसकी उम्मीद हमें 4 दिन पहले नहीं लग रही। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर के अडिग थे कि नहीं, हम किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब उन्हें जो अल्पसंख्यक वोटर है वो थोड़ा सा मुश्किल में डालते हुए नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उस हवा बन रही, जिस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मैं ये अभी कतई नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है, क्योंकि संगठन उसका अभी बेहतर है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त कर ले और बेहतर नेताओं के साथ, खड़गे साहब की 10 रैलियां आप करवा के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो आपको 2009 दोहराता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2009 के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ इन सारे के लोगों को यह समझ में आ रहा है आज कि जब राहुल गांधी के साथ ये हो सकता है, तो फिर मायावती को, अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को या किसी को भी जेल का जा सकता है। बात उन्होंने आपातकाल की। आपातकाल और 84 के दंगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी उनसे पीछा छुड़ा चुकी है, माफी मांग चुकी है और मान चुकी है कि गलती हुई है। लेकिन
उस समय 4 लाख लोगों को जेल भेजा गया था। आज की तारीख में सिर्फ 40 को भेज दिया जाए, काम हो जाएगा, उसमें राहुल गांधी को टारगेट करके। तो यह विपक्ष समझ रहा है, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। तो अब अगर नहीं चेते, नहीं एकजुट हुए, तो ये तानाशाह जितना मजबूत हो रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो इस देश से लोकतंत्र खत्म कर देगा। हालांकि प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं खत्म हो गया है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी जनता की उम्मीद बाकी, और जब तक जन भावनाएं हैं तब तक मोदी क्या 2-4 मोदी और आ जाए। मैं इस देश के डीएनए को जितना समझता हूं, खास करके आजादी के आंदोलन में, भले उसमें लंबा वक्त लगा, लेकिन जिस तरह का देश बना है वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आज आप देखिए राहुल गांधी को कितने बदनाम किया गया, और आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी लोगों की बन रही है। और यही इस शाह को भी, अरे हिटलर भी आए, मुसोलिनी भी आए, चले गए, तो ये भूल जाते हैं मोदी जी, ये जो शाह और तानाशाह इस बात को भूल जा रहे हैं कि उनको कभी यहां से जाना ही नहीं। ये दुनिया आने जाने का नाम है, इतिहास में उसी का नाम स्वर्ण अक्षरों में होता है जो देश के लोगों से प्रेम करता है, जो नफरत सिखाता है, जो हिंसा करवाता है, जो दंगे करवाता है, इतिहास में काले अक्षरों में उसका नाम दर्ज होता है। अब ये इस देश की जनता तय करेगी, आने वाले वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी का कद क्या हो और नरेंद्र मोदी किस रूप में इतिहास में दर्ज होंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये वक्त बहुत बुरा है, और उसका डट करके मुकाबला इस समय अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। जी जी, लेकिन मीनू जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आगे का कदम क्या है, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। आगे का कदम तो देखिए, जो अडानी का मुद्दा है, सारा जो ये पैदा हुई है, ये जो राहुल गांधी की सजा तक पहुंच गई है बात की, उनको जेल तक भेजने की तैयारी हुई है, उसके पीछे अडानी का ही मुद्दा ज्यादा मुखर है। कैम्ब्रिज का मुद्दा भी उसमें ऐड हो गया कि कैम्ब्रिज में उन्होंने लोकतंत्र की बात की, वो क्योंकि वो पहले ही अडानी के मुद्दे से बौखलाए हुए थे, तो उन्होंने लोकतंत्र की बात पकड़ ली कि वो भारत को बदनाम कर रहे हैं बाहर, क्योंकि उनको अपनी विरोध करना था कुछ ना कुछ बहाने से, तो उन्होंने ये मुद्दा निकाल दिया कि भाई लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे वो भी फिजल आउट हो गया, क्योंकि जो टेप्स है, जो वीडियो ऑडियो दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात, उसका मतलब ये है नहीं। ठीक है, तो अब आगे की जो राजनीति है, मेरे हिसाब से जिस मुद्दे के ऊपर चढ़ के मोदी जी सत्ता में आए थे, अब उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस सवारी करेगी, भ्रष्टाचार। उसमें जो अडानी वाली बात है, जो आज राहुल गांधी ने पूरे पुरजोर तरीके से 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बार बार दोहराई है, बार बार दो सेंटेंस के बाद वो यही दोहरा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मुद्दा रहने वाला है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए, और राहुल गांधी और के अलावा और भी लोग हमलावर हैं, और विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर अब बोलना थोड़ा बहुत शुरू हुए हैं। तो अडानी का मुद्दा ऐसा जिसके ऊपर बीजेपी की सरकार से कोई जवाब आ नहीं रहा है, मोदी जी चुप हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और बहुत ज्यादा काला है। तो अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पे सरकार जो है, यहाँ ये है इसकी कमजोर कड़ी, तो डेफिनेटली वहीं प्रहार किया जाना चाहिए। और ये कांग्रेस की रणनीति ये ही रहेगी, उसमें महंगाई का मुद्दा, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा, और उसमें ये जो देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा हुआ है इन्होंने, उसका मुद्दा भी रहेंगे, वो भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन अडानी का मुद्दा भी प्रमुख तौर पे, उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये बताइए पैसा आया कहां से और कहां जा रहा है, और क्यों देश के रक्षा उत्पादों में एक शेल कंपनियों का पैसा लगाया जा रहा है, देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। उसमें चीन का मुद्दा भी लगा लीजिए, जो लद्दाख में बैठा हुआ है। तो मुद्दा एक नहीं है राजीव जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, और कांग्रेस उसमें खासकर राहुल गांधी, जिन मुद्दों का मैंने अभी जिक्र किया कि ये अडानी है, लोकतंत्र की बात है, या चीन के लद्दाख में चीन के होने की बात है, अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा दिया है चीन ने, तो वो सब मुद्दे राहुल गांधी पहले से हमलावर चलते रहे हैं। और आज की जो राहुल गांधी जो आज सबने देखा है, तो वो डेफिनेटली राहुल गांधी कोई मौका, और कांग्रेस कोई मौका चूकने वाली नहीं है।
और आज जो राहुल गांधी का जो तेवर था उसको देख के जो कांग्रेस के नीचे स्तर के कार्यकर्ता है उनमें बहुत जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है कि ये आदमी तो जेल की तैयारी है और फिर भी इतने दहाड़ रहा है, तो हमें इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए राजीव जी, जो ये देश में कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, आजादी का 75वां साल है, उस देश के 75वां साल में अमृतकाल में इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज जो ये नेहरू गांधी परिवार है, ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस हद तक उत्पीड़न किया जा रहा है कि वो लोकतंत्र के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं। मतलब इस देश की विडंबना देखिए कि कौन लोग सत्ता में हैं और किन का उत्पीड़न हो रहा है। लोकतंत्र की आवाज आपने उठाई क्यों? तो ये एक समझ में नहीं आता कि देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि वो ये सोचे कि हम अपने इतिहास को क्या भूलते चले जा रहे हैं, या वो इतिहास समझेंगे जो बीजेपी सिखाएगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। तो ये चीजें भी सामने आ रही है और धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। अभी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, ये भी जनता ग्रेजुअली रियलाइज कर रही है कि इसमें झूठ परोसा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं परोसा जाता। तो उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे कांग्रेस उठाएगी वो पुरजोर उठाएगी, कंटिन्यूटी निरंतरता के साथ उठाएगी और डेफिनेटली देश को कुछ उजाला आएगा, कुछ सुरंग के किनारे जो लास्ट में एक रोशनी की किरण अब दिखाई देनी शुरू हो गई है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा भारत शर्मा जी। पहले आपसे पूछना चाहता था, क्या अब भारत जी का भारत जी, क्या अब सिविल सोसाइटी इस पूरे उसमें क्या कुछ सोच रही है? नागरिक समाज जो है वो जुड़ा रहा, खासकर भारत जोड़ो यात्रा में। अभी जो कुछ हो रहा है इसमें भी जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, इसलिए समझना चाहिए। और एक सूचना, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत साथी कह रहे हैं कि कल संडे है और न्यूज़ पॉइंट लाइए। बिल्कुल कल शाम को हम आप सबके बीच रहेंगे और न्यूज़ पॉइंट लेकर आएंगे। हम कल शाम को भी लाइव रहेंगे और घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उस हिसाब से भी हम आपके बीच हमेशा की तरह, पहले मंडे टू सैटरडे हम न्यूज़ पॉइंट लेके आते थे, पिछले हफ्ते हमको संडे लेके आना पड़ा। कल भी हम आपके सामने रहेंगे, लाइव रहेंगे 7 बजे शाम को, ये सूचनार्थ। लेकिन भारत शर्मा जी, क्या सिविल सोसाइटी भी राहुल गांधी की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर आप देखिए राजीव जी, एक जो दौर था, मतलब मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा कुछ उसमें सेंटेंस में। सिविल सोसाइटी का एक जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हम राजनीतिक लोग नहीं है, और इसीलिए वो हमेशा ये दावा करते थे कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लंबे समय से डिस्कशन हो रहा है कि जब इस देश में सब कुछ राजनीति से तय होता है, जब सब कुछ संसद से तय होता है, विधानसभा से तय होता है, तो आप राजनीति से दूर नहीं रह सकते। और सिविल सोसाइटी को हम मतलब ये भले ही मान के चले कि वो हमको बहुत ताकतवर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होती है। बंगाल में नंदीग्राम और चिंबूर जब हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से सिविल सोसाइटी ममता बनर्जी के इर्द गिर्द खड़ी हुई थी, तो उसके बाद वामपंथियों की वहां सरकार चली गई। केजरीवाल भी सिविल सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है। वो ठीक अलग बात है कि अन्ना हजारे को आरएसएस में फंड किया था, लेकिन उनकी जो बड़ी ताकत थी वो सिविल सोसाइटी थी। लेकिन केजरीवाल के बाद सिविल सोसाइटी उनसे दूर हटी और अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और ये पिछले जो भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप देखें, और उस समय मैंने जो एक आर्टिकल भी लिखा था कि राहुल गांधी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी आरएसएस से लड़ रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो राहुल गांधी की इस यात्रा में अपने स्वेच्छा से उनके साथ आए और उन्होंने अपना सहयोग दिया। निश्चित तौर पर ये जो पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि देखिए हमला केवल राजनीति पर नहीं है, हमला देश पर है, हमला देश के संविधान पर है। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको देश का संविधान बचाना है या आपको खत्म करना है। आप केवल इस भूमिका के साथ अगर खड़े रहेंगे कि हमको राजनीति पे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप इस देश के संविधान को खत्म कर देंगे, इस देश की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे। इसलिए ये सिविल सोसाइटीज के बीच में बड़ा गहन मंथन चल रहा है। और जैसा मैं पिछली भी एक डिस्कशन में मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कर्नाटक के चुनाव में आपको इसके कुछ परिणाम दिखाई दे। अभी बहुत सारी चीजें बहुत कॉन्क्रीट उसमें नहीं आई हैं, बहुत डिस्कशन लेवल पर है, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी
फिलहाल हम लोग डिस्कशन नहीं करें। और जो कल जो धरना हो रहा है उसमें भी आपको सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग दिखाई देंगे राजीव जी। बहुत बहुत बड़ी बात। और ये आपसे उम्मीद करूंगा कि कर्नाटक में सिविल सोसाइटी की प्लानिंग क्या है आने वाले समय में ज़रूर उसका राज खोलिए। और साथ साथ क्या कुछ, क्योंकि जो एक सिविल सोसाइटी का साथ राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मिला, क्या राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को उनका साथ आने वाले चुनावों में भी मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प है, ये समझना ज़रूरी है। और ये भारत शर्मा जी चूंकि उसी सोसाइटी में घूमते रहते हैं और वहाँ से खबरें निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़रूर निकाल के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और माफ़ी चाहूँगा सुनील जी, दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, और दीपक जी आप दोनों के पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और कल फिर शाम 7 बजे हम लोग हाजिर होंगे ही। और कुछ बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो करना ज़रूरी है। और खासकर देखिए, इतने सारे मुद्दे निकलते, इतनी सारी बातें आती हैं, लगता है कि नहीं इसके साथ ये बात भी कर ली जाए, ये बात भी कर ली जाए। तो बहुत कुछ ज़रूरी है जो अभी आने वाले समय में हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सुनील जी आपका, मीनू जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक पासपोर्ट जी आपका बहुत शुक्रिया, और भारत शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को भी, जुड़े थे हमारे साथ में। आप सब साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखिए बहुत कुछ आप लोग लिखते हैं, अच्छा लगता है। राजेश आर्या जी हमारे साथ जुड़ते हैं, कानपुर से लिख रहे हैं, राजीव जी यूपी में 80 सीट के लिए केवल यूपी की वैकेंसी, एसएससी, बीएड और टीचर्स और भर्ती लैंड, मतलब अदर्स जॉब, ये महंगाई, स्कूल, कुल मिलाकर के ऐसा है कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इनको कहते हैं मूल मुद्दे। और इन मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, और वही बात कमोबेश यहाँ लिख रहे हैं राजेश आर्या जी, रहबर अली जी हमारे साथ बने हुए, संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, मोदी और शाह को खैर चलिए, लेकिन संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, शिविंदर बख्शी जी हमारे साथ है, I hold you and the panelist in the highest esteem, many thanks। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिविंदर बख्शी जी, आप देखते हैं और इतना शानदार कमेंट आपने लिखा है हमारे लिए, हौसला अफजाई के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नागेश गुंडप्पा जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि थैंक्स राजीव जी फॉर टुडेज डिस्कशन, गुड एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन एंड ऑल ड्रामा ऑफ बीजेपी विल नॉट वर्क एंड लाइक विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसा ही होता है जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, और वही बात है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मिस्टर अमोल का कहना है कि 2004 में जब कांग्रेस आई थी, मोदी और शाह को पकड़कर सही से मुकदमा लगाया होता, आज ये देश का नुकसान नहीं कर रहे होते। कांग्रेस सॉफ्ट रही है और फायदा मोदी को मिला। इस बार इन घोटालेबाजों को चांस नहीं मिलना चाहिए। मिस्टर अमोल, आपकी बातों में बहुत दम है। आप जो बात लिख रहे हैं, कांग्रेस सॉफ्ट राजनीति करती रही है, लेकिन अब देश की राजनीति बदल गई है, और शायद यहीं से राजनीति को मोड़ने की कोशिश थोड़ी बहुत जो दिखाई दे रही है राहुल गांधी कर रहे हैं। यूनुस अंसारी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश के लिए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। और ऐसे ही हरिओम कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अमोल कुमार भी हैं, कह रहे हैं जनता बेसब्र हो तब राहुल गांधी जीत सकते हैं इस जनहित की लड़ाई। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं हमारे साथी कि मोदी को अब एक एक पैसे का हिसाब देना ही होगा, वो ईडी सीबीआई के पीछे छुप नहीं सकते। मरियम भी हमारे साथ बनी हुए हैं, ओके एज यू विश किसी और के लिए लिख रही हैं। एमएस करोलिया का कहना है कि मित्रों मामला 20,000 करोड़ की माल हानि का है, मान हानि का नहीं जी। 20,000 करोड़ रुपए का मामला, और जो आज राहुल गांधी लगातार बार बार कह रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपए आए कहां से, ये बताइए मोदी जी, और बिल्कुल वही बात यहां रख रहे हैं। शहादत अंसारी जी राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। गिरजा प्रसाद सिंह जी कह रहे हैं राहुल के सजा के विरोध में कांग्रेस आगे का प्लान बना रही है। यूनुस अंसारी भी हमारे साथ। एसकेई ऑफिशियल वायरल का कहना है मोदी सरकार याद रखना 24 में आंधी से टकराएंगे तो तूफान आएगा। इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई लेकिन वो आंधी बनकर आई, अब राहुल गांधी की हुई है तो वो यह उसी गांधी परिवार से आते हैं, तूफान बन आएगा 2024 की बात कर रहे हैं यूनुस अंसारी।
आशु चौहान हमारे साथ में भी हैं और आशु चौहान का कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया लेकर हाँ, अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होने चाहिए, तब देश के लोगों का भला होगा, नहीं तो इन मोदी सड़ने वालों का फायदा होगा। बस राजेश आर्या जी कह रहे हैं 25 मार्च 2023 को बलिदान दिवस। गणेश शंकर विद्यार्थी जी 25 मार्च 1931 नमन, जय हिंद जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज 25 मार्च है और गणेश शंकर विद्यार्थी का जिक्र आप कर रहे हैं और उनको भला कौन नमन नहीं करता। विवेकानंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार कहता हूं। और बीजेपी के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ लाइनें, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप सब याद कीजिए, ये रश्मि रथी जो कविता है, जो बहुत बड़ी मतलब कविता है, गद्दावली पद्मावली इनकी रामधारी सिंह दिनकर, और उसमें ये कविता जो है वो महाभारत युग की याद दिलाती हुई कविता है। और उसमें कृष्ण भगवान आए हैं कौरवों के पास और वहाँ बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं तो 5 धूर ज़मीन ही दे दीजिए, 5 ये दे दीजिए, गांव ही दे दीजिए, लेकिन कुछ भी बात तो आधे आधे की होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं मानते तो कुछ और दे दीजिए। याचना कर रहे हैं, लेकिन याचना जब नहीं मानी जाती है तो फिर वहाँ वो लिखते हैं और ये बात होती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता, अब याचना नहीं रण होगा। तो बहुत ही शानदार कविता है, वो पढ़नी चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार कविता, बहुत अच्छी कविता है। SKE ऑफिशियल वायरल हमारे साथ बने हुए विवेकानंद जी तो हैं ही। दुमशा सॉन्ग्स सिंगफू हमारे साथ, आई एम फ्रॉम फ्रीडम फाइटर फैमिली, दैट्स माई प्लेस, नेम इज बोरदुमसा, I do heard about how freedom fighter do get freedom. राहुल जी conviction was prepared sentence जी, पहले से प्री प्लान्ड कह सकते हैं सेंटेंस उनको राहुल गांधी को जो दिया गया है। देश शर्मिंदा है क्योंकि मोदी जी अभी ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ लिख रहे हैं। JK अत्रेया भी हमारे साथ, एटलीस्ट माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया नीड टू गिव अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ टू RG राहुल गांधी, नो इफ्स एंड बट्स, कोई नो इफ्स एंड बट्स कह रहे हैं। और गणेश कुमार जी हमारे साथ में बने हुए हैं, ऑल द बेस्ट श्री राजीव सर जी जिंदाबाद, बेस्ट डाइवर्ट, वेरी नाइस लीडर ऑफ इंडिया श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद लिख रहे हैं। खबर आ रही है कि सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि जल्दी से जल्दी वायनाड में उपचुनाव कराने का आदेश जारी करें। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं सब कुछ करेंगे ओम प्रकाश तिवारी जी ये, लेकिन आगे क्या कुछ होगा हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सही। आप बसवराज मंतूर जी भी हमारे साथ हैं और साथ में माहिंगुल हक जी हमारे साथ बने हुए, प्रदीप दास जी हैं। मुझे शिकायत मोदी से ज़्यादा उस जनता से है जो पुलवामा के 44 सैनिकों 44 नहीं 44 सैनिक थे, 44 सैनिकों की हत्या पर वोट देते हैं, ये शिकायत कर रहे हैं प्रदीप दास जी। और ये हर इंसान जो इस देश का नागरिक है उसको शिकायत करने का भी हक है, आप बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं। अमजद अली शाह जी कह रहे हैं कि नमस्ते, अब लड़ाई आर पार की होगी, जय कांग्रेस, तय कांग्रेस लिख रहे हैं। JH क्लिनिक, राहुल इज ब्रेव बट यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच JH क्लिनिक। और कृष्णा मीना हमारे साथ, देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं राजीव जी उसका नाम पूर्णेश भुटावाला था, बाद में मोदी हुआ था। जो पूर्णेश मोदी जिन्होंने केस किया उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका नाम ओरिजिनली क्या था। राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी भी हैं, मोदी क्लान नहीं है, कुछ प्रोफेशन वाले मोदी लगाते हैं इरिस्पेक्टिव देयर कास्ट। मोदी कोई कास्ट नहीं है ये बता रहे हैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी। और प्रोफेशनली कुछ लोग अपने
प्रोफेशन के हिसाब से जो है वो मोदी सरनेम लगाते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी, और बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हरिओम कुमार जी भी हमारे साथ, बसवराज मंतूर जी हमारे साथ में, ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ में बने हुए हैं, विक्टर 22 हैं। जब तक कांग्रेसी हर रोज 100 केस नहीं करते, वो सब कांग्रेसी सिर्फ राहुल को अभिमन्यु बनाने में तुले हुए हैं, लिख रहे हैं। और ऐसे ही संजय कुमार सरावगी कह रहे हैं, थैंक्स टू राजीव जी एंड ऑल्सो टू योर पैनलिस्ट, गुड डिस्कशन एंड परफेक्ट एनालिसिस। राजेश आर्या जी भी हमारे साथ बने हुए, और पुंडलिक राठौर जी हैं, आज उनका दिन है, कल हमारा होगा। और पाकिजा खातून हमारे साथ में, एक चाल है, KL मीना हमारे साथ में, मुदिया ब्लॉग हैं। आज का यूपी का सर्वे आया है, 49% राहुल गांधी जी के पक्ष में आया है। अभी तो जेल भी नहीं गए हैं, अगर जेल में भेज देते तो बीजेपी का जीना मुश्किल हो जाता। अरुण कुमार सिंह का कहना, राजीव जी मैं आपके 7 बजे के कार्यक्रम रोज नियमित रूप से सारे काम छोड़कर सुनते हैं हम लोग, और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाती है। मैं सारे वक्ताओं को प्रणाम करता हूँ। अरुण कुमार सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। आप देखते हैं और कार्यक्रमों अपने पूरे काम को छोड़ करके अगर देख रहे हैं तो इससे बेहतर, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। खाजा मोहिद्दीन भी हमारे साथ, वी ऑल शुड यूज आवर वोट फॉर पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, लिख रहे हैं। और अप्रतिम धर जी कह रहे हैं कि राजीव जी शेयरिंग वन ऑब्जर्वेशन टुडे एट 7:40 PM ABP was showing opinion poll today, viewers was only 919. At the same time your channel viewers was 6,500. hats off to DB Live। ये 6,500 उस समय हमें देख रहे थे लोग, जबकि ABP पे सर्वे आ रहा था, और उस समय ABP न्यूज़ के लोग जो हैं, ABP न्यूज़ को 919 लोग देख रहे थे। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण नहीं, आप सबके कारण होता है, क्योंकि आप लोग हमें देखते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। इसलिए ये भरोसा हम उम्मीद जताते हैं कि हम बरकरार रखेंगे, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा, हौसला अफजाई आप लोग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अप्रतिम धर साहब। और अभिमन्यु नायक साहब हैं, कह रहे हैं कि राजीव सर नमस्कार, 34 IPC इज़ अप्लीकेबल टू BJP। जी बिल्कुल। और SKE ऑफिशियल वायरल कह रहे हैं कि वायनाड की जनता को तो देखा, क्या चुनाव कराओगे, विपक्ष भी राहुल गांधी के समर्थन में जुट गया आज। और मुदिया ब्लॉग भी हैं, कह रहे हैं आज का यूपी का सर्वे की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र कुमार जी हैं, देवेंद्र चटर्जी जी हैं, और बशीर अख्तर हमारे साथ में, SK अबरार हमारे साथ में, हरिओम कुमार हमारे साथ में हैं, और हैदर मुल्ला हमारे साथ, सैयद मकबूल हमारे साथ में बने हुए हैं, और बबन साहू बने हुए हैं, बनवारी मीना बने हुए हैं, और देवेंद्र चटर्जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा हमेशा की तरह, और उसके अलावा घूमता हुआ आईना भी कल करना है। तो आज आप सबसे इजाज़त चाहता हूं, और कल शाम 7 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।